IBN नेटवर्क की सड़क सुरक्षा मुहिम। ये भाई जरा देख के चलो में अब देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा हादसा जानलेवा बन जाता है। सड़क हादसे के तमाशबीन तो बहुत होते हैं, लेकिन क्यों नहीं बढ़ाता कोई मदद का हाथ। अगर जख्मी शख्स को वक्त पर मिले इलाज तो बच सकती है हजारों जानें। फिर भी हम नहीं समझते गोल्डन आवर की अहमियत। आखिर क्यों वक्त पर नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस? पुलिस और ट्रैफिक के जवानों को क्यों नहीं दी जाती है प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग? सड़क हादसों से निपटने के लिए अस्पतालों में विशेष सुविधा का इंतजाम आखिर कब होगा? इस आधे घंटे बाद उस गोल्डन आवर की जिसमें हम थोड़ी सी चौकसी बरतकर बचा सकते हैं हजारों की जान। तो सड़क हादसा एक झटके में किसी परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है। सड़क पर जब भी कोई हादसा होता है तो लोग भीड़ लगाकर तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए आखिरी सांसें ले रहे शख्स की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ता है, ना ही उसे कोई लेकर ट्रॉमा सेंटर तक जाता है। ये नहीं, सरकारी सुविधाएं भी समय पर शायद ही मुहैया कराई जाती हैं। सड़क हादसा होने पर एक एक पल कीमती होता है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई मौका होता हो जब सही समय पर हादसे के शिकार इंसान को मदद मिल जाए। लोगों की जान की कीमत समझते हुए ही हमने चलाई है हमारी ये मुहिम। IBN 7 पर लगातार जारी है हमारी ये खास मुहिम ए भाई जरा देख के चलो, जिसमें हमारे साथ CNBC आवाज के दर्शक भी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोल्डन आवर जिसकी बात हम अक्सर करते हैं, और डॉक्टर साहब आप तो गवाह भी रहे, आप उस वक्त वहीं पर थे जिस वक्त केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ रोड एक्सीडेंट के बाद, और वो गोल्डन आवर वाकई बहुत जरूरी होगा। और एक डॉक्टर के नाते आप भी उस गोल्डन आवर को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कभी भी यही गोल्डन आवर में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को कि मरीज की जान बचाई जाए। देखिए, बेसिक बात यह है कि अगर सही समय पर अस्पताल तक पहुंच जाएगा मरीज, तो संभावना है कि अगर उसको वास्तव में कोई बहुत गंभीर चोटें लगी हैं तो उसका इलाज सही समय पर शुरू होने से उसके जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है वो काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार की चोटें लगी हैं। मेरा इस संदर्भ में सबसे पहला जो देश की जनता को ये कहना है कि कभी भी किसी के साथ भी इस तरह का हादसा होता है तो तमाशबीन की तरह केवल हम वहाँ खड़े हो जाएं, भीड़ लगा दें, उसकी बजाय कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर करे। पुलिस की जिप्सीज होती हैं, एम्बुलेंसेज हैं, जो कुछ भी हम सुविधा के माध्यम से तुरंत अस्पताल की तरफ उसको रवाना कर सकें, इसके लिए किसी न किसी को वॉलंटियर बनकर, किसी न किसी को उस समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहायक बनकर, मित्र बनकर वॉलंटियर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई पुण्य का काम हमारे लिए नहीं हो सकता है। पहले तो इस भावना को हम समझ लें जी। और इसके साथ साथ जो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अभी जैसे आपने ये कार्यक्रम आज चलाया है क्योंकि श्री गोपीनाथ मुंडे जी का आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में निधन हुआ है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। लेकिन हम जो है केवल जब घटना होती है या किसी महत्वपूर्ण VIP की इस प्रकार की घटना में मृत्यु हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसी दिल्ली शहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा, उनकी भी मौत हुई है सड़क के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों मौतों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन मौतों के अंदर चाहे व्यक्ति पीछे बैठे हुए भी अगर उसने बेल्ट का इस्तेमाल किया हुआ होता तो जो मौत के एक्सीडेंट के झटके के शॉक के कारण जो गंभीर चोटें लगने की संभावनाएं होती हैं उनसे शायद व्यक्ति बच सकता है। गोपीनाथ मुंडे जी के केस में पीछे बैठे हुए भी अगर बेल्ट का इस्तेमाल उन्होंने किया होता, क्योंकि बेल्ट ये कानूनन कंपलसरी नहीं है इसलिए लोग रूटीन में करते नहीं हैं और मेजॉरिटी लोगों को ये कल्पना है कि पीछे जो सीट पर बेल्ट लगी होती है ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। तो सबसे पहला तो मेरा देशवासियों से ये कहना है कि ये जो बेल्ट है ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है और कानून के तहत कोई आपको पकड़ेगा इसका आप इंतजार मत करिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए बेल्ट का भरपूर इस्तेमाल करिए।
बहुत सारी गाड़ियों में बेल्ट को हमने ढका हुआ होता है सीट कवर्स से। अगर आपकी बेल्ट सीट कवर्स से ढकी हुई है तो उसको सीट कवर से बाहर निकलवाइए। आज ही सीट कवर्स को खुलवाकर उसमें से बेल्ट बाहर निकालिए। बेल्ट को लगाने का, इस्तेमाल करने का, ये आप अपने जीवन के अंदर इसकी आदत बनाइए। और मेरी एक बात और कहने की है, जो टू व्हीलर्स पर लोग चलते हैं उनसे मेरा ये कहना है कि हेलमेट को कभी कभी वो या तो इस्तेमाल नहीं करते हैं या हेलमेट को सिर पर वैसे ही रख लेते हैं, उसको टाइटली बांधते नहीं हैं। और कभी कभी जो है स्कूटर चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय फ़ोन सुनते रहते हैं। फ़ोन पर मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों को देखा है, वो टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं हो सकता कि हम स्कूटर को, गाड़ी को चलाते समय फ़ोन सुने, टेक्स्ट मैसेजेस करें, क्योंकि ज़रा सी भी एक सेकंड का भी अगर हमारा ध्यान जो है परिवर्तित होता है तो यह हमारी मौत का कारण हो सकता है सड़क के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही बातें आपने की और ये एक मुहिम आपकी तरफ से भी चलाई जा रही है कि पीछे की सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो दूसरी चीज आती है उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, खुद एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज को समझ सकते हैं। हम ट्रॉमा सेंटर्स की हालत की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको, खास तौर पर अगर हम इंडिया में ट्रॉमा सेंटर्स की बात करें, एक तो संख्या काफी कम है और दूसरा ये कि क्या वहां पर उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि मरीज की तुरंत से इलाज किया जा सके, क्योंकि वो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें जान बचाई जा सकती है? देखिए, जो प्रतिष्ठित ट्रॉमा सेंटर्स हैं वहां तो निश्चित रूप से सुविधा उपलब्ध है, लेकिन गोल्डन आवर के अंदर व्यक्ति पहुंच जाए ये भी बहुत आवश्यक होता है। गोपीनाथ मुंडे जी के केस में 7 मिनट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में व्यक्ति पहुंच गया, लेकिन जिस तरह की उनको सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुई थी, मेरे को लगता है कि उनकी मृत्यु तो शायद कुछ सेकंड्स के बाद ही हो गई होगी, क्योंकि वो जब अस्पताल पहुंचे तो उनका हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों चीज़ें जो है वो जा चुके थे। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देश में जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं वो और बड़ी संख्या में बनाने की, जो एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनको और ज़्यादा अपग्रेड करके स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की, और विशेषकर जो हमारे हाईवेज़ हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार की, जैसे वेस्ट में सुविधाएं होती हैं कि हम तुरंत एक्सीडेंट होने पर उनको ट्रांसपोर्ट करने की स्थिति में हो और नियरेस्ट जो है हमारे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए अभी मैं 1 से 2 महीने के बीच में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है, वो बुलाने वाला हूं, और उस बैठक के अंदर देश में जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं हर स्टेट्स में और उनकी जो भी वास्तविक स्थिति है उसका विश्लेषण करके आने वाले 5 सालों के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान जो है मैं बनाने वाला हूं, जिसके तहत हम इन ट्रॉमा सेंटर्स को और ज़्यादा नंबर्स के अंदर और ज़्यादा उनकी जो जिसे कहते हैं कि कैपेबिलिटी के तहत, उसमें जो भी सुविधाएं हैं उसके तहत, उसमें जो मैन पावर है उसको पूरी तरह से हम इक्विप करें, ट्रेंड मैन पावर, और ये सारी चीज़ों की दृष्टि से कैसे कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सहायता कर सकते हैं और कैसे उनको मॉनिटर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं गंभीरता से विचार करने वाला हूं। एक और चीज डॉक्टर साहब जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह की जब सिचुएशन होती है तब मोबाइल ट्रॉमा वैन्स भी काफी हद तक जान बचा सकती हैं मरीज की, उनकी संख्या और उनके बारे में क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है? देखिए, अभी ऐसा भी नहीं है कि संख्या बहुत ही कम है, लेकिन वास्तव में ये हमारा इतना बड़ा 125 करोड़ लोगों का देश है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रोड के ऊपर जो चलने वाला जो ट्रैफिक है वो इनडिसिप्लिन का भी शिकार है। अनुशासन कोई रोड के ऊपर उतनी गहराई से मानता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मेरा ये कहना है कि रोड के ऊपर चलने वाले चलने के लिए जो ट्रैफिक के कानून हैं वो और सख्त करने चाहिए। जो लोग उसका वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ और सख्ती से ये एक प्रकार से हमें उनको पनिश करना चाहिए, फाइन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी के बारे में लगातार लोगों को हर माध्यम से, चाहे वो हम स्कूल के बच्चों से उस शिक्षा को प्रारंभ करें, स्कूल के अंदर करने के बाद कॉलेजेस में करें, सोसाइटी में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास, और फिर रोड पर जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने अभी शुरू में कार्यक्रम के अंदर ही कहा कि
जो पुलिस की जिप्सीज चल रही हैं, पुलिसमैन हैं, दूसरे लोग हैं, कुछ बेसिक ट्रेनिंग इनको मेडिकल की दृष्टि से जो फर्स्ट एड या कुछ ऐसी हो सकती है जो 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 जिसका छोटा सा इंटरवेंशन भी जो है आदमी के प्राण को बचाने में यूजफुल हो सकता है, वो देने की आवश्यकता है। तथा जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो एम्बुलेंसेज हैं, वैन्स हैं या दूसरी इस तरह की ट्रॉमा के केसेस को हैंडल करने के लिए, तुरंत उनको पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सुविधाएं हैं, उनके साथ जो जुड़ा हुआ मैन पावर है उसको भी और ज्यादा सेंसिटाइज करके ट्रेन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हम खुद भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। हम इसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था, अपनी इस मुहिम के बिल्कुल शुरुआत में किया था कि शुरुआत अपने से होनी चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें नहीं करें, और इसकी एक मुहिम खुद ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन दूसरा सवाल, जिस ट्रैफिक कानूनों की बात आपने की, उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि नया कानून तो आया नहीं, ये वही पुराना कानून चलता आ रहा है और उसमें न तो कोई संशोधन हुआ, न ही नया कानून आगे आया। वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है, सड़कें काफी ज्यादा बन गई हैं और जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि समय के साथ हर कानून को रिव्यू करना, उसमें अमेंडमेंट्स करना, उसको ड्रास्टिकली चेंज करना, ये पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। हमारे जो सड़कों पर जो व्हीकल्स हैं, मेरा ख्याल से 70-80 लाख व्हीकल्स जो है 3-4 मेट्रो टाउन्स के अंदर ही खाली जो है सड़क के ऊपर हैं। तो उस संख्या को देखते हुए भी और कई तरह के कानूनों में परिवर्तन करना, सख्ती करना, स्पेशलाइज्ड लेन्स बनाना। विदेशों में मैंने देखा है कि अगर व्यक्ति एक बार एक गाड़ी के अंदर अगर 3 लोग 4 लोग चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, उनके लिए स्पेशल लेन होती है। बिकॉज वो कहते हैं कि आप पूलिंग करिए ताकि सड़कों पर कंजेशन कम हो, पेट्रोल सेव हो, इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब इस तरह के जो बहुत सारे नियम हैं या इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं, इनको भारत में भी इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इस दिशा के अंदर विचार भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भी हेल्थ की दृष्टि से उनको जो कुछ भी सुझाव देने हैं वो निश्चित रूप से देंगे। और आगे जो देश के अंदर ट्रैफिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं और उसके कारण जो उसके घातक परिणाम लोगों के प्राण और स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहे हैं, उनसे सारे समाज को बचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं नई सरकार से, क्योंकि रूल्स चेंज करने बहुत जरूरी है। जिस वक्त ये 100 रुपए के चालान की बात कही गई थी, उस वक्त 100 की कीमत 100 हुआ करती थी, लेकिन आज उस 100 की कीमत 17 रुपए हो गई। इसके अलावा अगर हम खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, कहीं ना कहीं पुलिस इसलिए भी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती कि उनके पास भी मैन पावर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। जिसमें कहा गया था हाई स्पीड कैमरास लगवाए जाएंगे, वो नहीं लगवाए गए, गैजेट्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो नहीं दिए गए। उनके पास ट्रैफिक वैन्स की काफी ज्यादा कमी है। इसको लेकर भी क्या सरकार आगे कदम बढ़ा रही है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी हमारी सरकार को सत्ता में आए 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन हम सब विषयों पर गंभीर हमने अपना सोच और जो एक्शन प्लान है उसको धीरे धीरे करके अनफोल्ड करना प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि कुछ समय हम लोगों को आप दीजिए जी, और जो कुछ पॉजिटिव समाज के हित में हो सकता है वो सब कुछ करने की हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इच्छा रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के उनकी सोच और विजन है, हमारे सब सहयोगी मिलकर उनकी सोच और विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे जी, और हम लोगों के जीवन को हर दृष्टि से बेहतर और सुरक्षित बनाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और लोगों को भी जागरूक करने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनसे यकीनन लोगों को भी फायदा होगा और लोग समझेंगे कि ट्रैफिक नियम किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और सरकार की योजनाओं के बारे में जो कुछ भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, यकीनन कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स उन्होंने भी उठाए हैं। ट्रॉमा सेंटर का जिक्र हमने किया, उन्होंने कहा कि वाकई कमी है, लेकिन इसको लेकर आगे बातचीत की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से कानून बनाएगी और ट्रैफिक नियमों की, कानूनों की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वो भी चेंज किए जाएंगे। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक डॉक्टर रोहित बलूचा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे और ट्रॉमा सेंटर्स की हम बात कर रहे थे।
कहीं ना कहीं वो जो गोल्डन आवर होता है उसमें डिले की वजह से भी ज्यादा मौतें होती हैं, आपने देखा है आंकड़ा इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बात है इसमें, क्योंकि कितनी माइनर इंजरीज सीरियस हो जाती हैं, सीरियस इंजरीज फेटल इंजरीज हो जाती हैं। और जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे थे कि पहुंचना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसमें खास दो चीज़ों की कमी है। एक तो इन्फॉर्मेशन कि कैसे पहुंचाया जाए, कौन से नंबर हों। आप दिल्ली में महानगर जो है उसमें तो 100 नंबर दबा दीजिए तो वो आपको सब तरह की मदद पहुंच जाती है। बाहर निकलिए तो पता नहीं चलता कौन से नंबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम कहते हैं कि पुलिस से डरो मत, आप मदद करो, लेकिन जो व्यक्ति सपोर्ट करता है उसको जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, खासकर पुलिस के साथ और खासकर मेडिको लीगल केसेस में, और कई बारी इसमें कोर्ट में जाना पड़ता है। इसमें लोग इस वजह से भी काफी ज्यादा डर बहुत जाते हैं। लोग इस वजह से नहीं आगे आना चाहते, बिल्कुल नहीं आना चाहते। जितने इंटरव्यूज हम करते हैं लोग कहते हैं कि डर लगता है उनको, क्योंकि वो कहाँ तक इस चीज़ को सपोर्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें नेशनली जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसको नेशनली हर पुलिस डिपार्टमेंट में, हर सिटी में पुलिस कमिश्नर्स को अपने इख्तियारों के ज़रा बताना पड़ेगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको परेशान करता है तो हमें बताएं, जिसकी हम कार्रवाई करें। अर्नब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस 3 E's की हम बात कर रहे थे उसमें आपने सुना होगा कि मुंबई से हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जुड़े थे, उन्होंने 4th E जोड़ा था, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इमरजेंसी और इंजीनियरिंग, और लास्ट में उन्होंने इमरजेंसी जोड़ा। यानी उस इमरजेंसी को हमें समझना होगा। नहीं, इमरजेंसी तो एक ट्रॉमा केयर है, जबकि समझना होगा ये बाहर में जो सिस्टम है ये एक पूरा जैसे सिंक्रोनाइज सिस्टम जैसा है। जब से एक्सीडेंट हुआ है और जब तक वो पेशेंट को लिया जा रहा है तो उसमें एक एडवांस सिस्टम है, जबकि पता चलता है जब भी वो हॉस्पिटल पहुंचे तभी वो अटेंड हो पाए पेशेंट। तो ये जो चीज़ है इसमें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये तो मतलब एक एडवांस जो सिस्टम है। ये हमारा जो देश का जो सबसे अच्छा जो ट्रॉमा केयर सेंटर है, जो एम्स का जो है ट्रॉमा केयर सेंटर दिल्ली में, उसमें भी ये सिस्टम अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो जैसे मैं बता रहा था, हमको फोकस करना चाहिए, शुरू करना चाहिए कहीं से। तो शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। हमारी ये मुहिम है और हम उम्मीद बिल्कुल यही कर रहे हैं लोगों से, दर्शकों से हम ये गुजारिश भी कर रहे हैं। और हमारी ये मुहिम आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है, आपकी जान के लिए, आपके परिजनों के लिए है। और एक और चीज का जिक्र हम यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे, हम यहाँ पर मौतों के आंकड़े को न गिने। जो लोग घायल हो जाते हैं, अपने अंगों को गंवा देते हैं, वो भी इसमें उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नुकसान उनका भी हुआ है। और ये मुहिम है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये है आईबीएन 7 की मुहिम। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि ए भाई जरा देख के चलो, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और आईबीएन 7 की एक खास मुहिम, ए भाई जरा देख के चलो, क्योंकि सुरक्षा सावधानी है और आपको ही अपनी सुरक्षा देखनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें आड़े आती है, इसका जिक्र हम कर रहे हैं आज। और इस वक्त हम सीधा चलते हैं, आलोक मित्तल, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस मुहिम में। हमारी मुहिम है लोगों के लिए, वही सेवा जो आप लोगों की करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी हेल्प आपकी कर रहे हैं, इसलिए ताकि लोग समझें, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां इसमें हैं, हम क्यों नहीं ट्रैफिक रूल्स को ठीक से लागू कर पाते। फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस गोल्डन आवर की हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की बढ़ जाती है, क्योंकि पीसीआर वैन की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। सवाल दूसरा ये कि लोग इसलिए आगे नहीं आते हेल्प करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद उन्हें कानूनी पेचीदगियों में उलझाया जाएगा। हाँ, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो सड़क दुर्घटना होने के बाद, जैसा डॉक्टर बलूजा ने कहा कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए इमरजेंसी केयर के लोगों के पास, जैसे एम्बुलेंस है और या पुलिस के पास। एक तो सबसे पहले वो पहुंचे, और दूसरा मौके पे जो इंजर्ड है उसको वहीं मौके पे फर्स्ट एड देनी है या उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, और कम से कम समय में, मतलब जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल एड मिले, ये प्रायोरिटी है ट्रॉमा केयर की। और इसी को करके अगर इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह करें तो गोल्डन आवर में अगर उसको मेडिकल एड मिल जाए तो जो फेटेलिटीज हैं, जो मौतें हो रही हैं, उनकी संख्या में काफी कमी लाई जा सकती है। इसमें बिल्कुल ऑब्वियस है कि काफी अधिक सुधार की जरूरत है।
बहुत सारे मामलों में एम्बुलेंस या कोई और पहुंचे उससे पहले पुलिस पहुंचती है, पुलिस की पीसीआर वैन पहुंचती है, तो उस सेंस में पुलिसमैन जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनता है। इसलिए पुलिसमैन को भी बेसिक फर्स्ट एड देने की जो ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए, और वो हम लोगों ने यहाँ गुड़गांव पुलिस में इन लोगों के लिए बार बार पुलिसमैन के लिए कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको बताया है। लेकिन ये सही है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पे कि पुलिस से पहुंचने से पहले लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग भी इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार लोग ये सोच के कि पुलिस का केस बनेगा और उसमें हमें बाद में परेशान होना पड़ेगा, तो इसलिए लोग झिझकते हैं। इस बारे में मेरा ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 साल पहले बहुत क्लियर कहा था कि आप जो लोग भी इसको पहुंचा रहे हैं, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की पहली ड्यूटी है कि उसको मेडिको लीगल केस की तरह जो ट्रीट करना है वो तो करें, लेकिन सबसे पहले इंजर्ड को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। कौन पहुंचा रहा है, पुलिस साथ में है नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर जो आदमी, जो पब्लिक का आदमी इंजर्ड को पहुंचा रहा है, उसको अगर वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो उसके लिए भी उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। इस बारे में हम लोगों ने यहां पर गुड़गांव में बार बार अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी कहा है, पब्लिक को भी हम लोगों ने हर फोरम पे कहा है कि आप इंजर्ड को जरूर मदद करिए, और अगर कोई भी आपको लगता है किसी भी स्टेज पे कि पुलिस आपको हैरेस सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि आपने इंटीमेट किया, तो आप हम लोगों की नोटिस में लाइए। हम लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, और इनफैक्ट जो भी व्यक्ति इंजर्ड को, रोड एक्सीडेंट विक्टिम को मदद करेगा, उसको हम लोग सम्मानित भी करेंगे, और ऐसा हमने पास्ट में किया भी है। आलोक जी सही बात कही बिल्कुल आपने कि नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन बड़ा इशू यहाँ पर ये आ जाता है, ये सरकारी अस्पताल में तो चलेगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले अक्सर इस तरह की बातों को मानने से इनकार कर देते, क्योंकि सबसे पहले यही उनसे पूछा जाता है कि भाई आप या इनके रिश्तेदार हैं, आपको कैसे पता। पूरा इंसिडेंस जो है वो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर फिर प्राथमिक चिकित्सा देता है। नहीं, अब तो क्योंकि जैसे जो नेशनल हाईवेज हैं उनके दोनों तरफ जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी लगातार पुलिस के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंसेज हैं, पुलिस की पीसीआर वैन्स हैं, वो भी उनको, क्योंकि वो नजदीक होते हैं हाईवे के, तो वहां पर पहुंचाते हैं, तो उनको भी इस बारे में पता है। और अब बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पहले ही बहुत ज्यादा इंक्वायरी की और मेडिकल एड नहीं दी। मेडिकल एड वो लोग देते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये लगता है कि इनके इलाज का पैसा कौन देगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने पहुंचाया है उसको हॉस्पिटल, वो तो इनका रिलेटिव है नहीं, तो वो एक इशू है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे देश में मुहिम चलनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, विदेशों की तरह सभी को अपने मोबाइल में आइस, इन केस ऑफ इमरजेंसी आइस करके नंबरों को सेव करना चाहिए। जो उनके सबसे क्लोज फादर, मदर, ब्रदर, क्लोज फ्रेंड हैं, उनका सबका नाम मोबाइल में सेव होना चाहिए आइस के नाम से, आइस 1, आइस 2, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इंजर्ड का मोबाइल लेके और उसके सबसे क्लोज रिलेटिव को कॉल कर सके। इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको भी एक पूरे देश में मुहिम चलानी चाहिए। हर अपने कस्टमर को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए कि आप अपने मोबाइल में आइस करके जो 2 या 3 नंबर है उनको सेव करें, और उनसे जब कॉल की जाएगी तो उनको वो चार्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस तरीके का एक इंसेंटिव क्रिएट किया जा सकता है। उससे क्या है कि शुरू में कई बार उनके रिलेटिव्स को या उनके क्लोज फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने में कई बार समय खराब होता है, वो भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल आलोक जी, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपनी बात रखी, और इस पर हम रिएक्शन भी लेंगे क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। लेकिन हमारी ये मुहिम जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। ए भाई जरा देख के चलो। तो हमारी ये खास मुहिम में भाई जरा देख के चलो जारी है। IBN 7 की ये खास मुहिम है, खास आपके लिए रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई ये मुहिम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपनों को खोएं। रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है, और इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप खुद की जिम्मेदारी को समझें। इसके अलावा और बहुत से इशू हैं, बहुत से पहलू हैं इसके, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आलोक मित्तल हमारे साथ थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। उसका एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ गए हैं अमित अग्रवाल, ये वॉलंटियर है रोड सेफ्टी। अमित, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आलोक जी ने ये जो बात कही कि भाई आप, इसमें मेरा भी सवाल यही था कि कोई भी अगर लेकर जाता है, कोई आम आदमी अगर किसी पीड़ित को वहां पर अस्पताल लेके जाता है, तो अक्सर उसके मन में ये होता है कि कानूनी पेचीदगी में उसको उलझाया जाएगा, और इसी वजह से आजकल लोग वॉलंटियर नहीं करते। आपके साथ कभी इस तरह की बातचीत आई, क्योंकि आप रोड सेफ्टी वॉलंटियर हैं?
मैं काफ़ी टाइम रोड पे बिताता हूं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, मैं खुद उस चीज़ को अवॉइड करता हूं कि मैं उस जो हादसे में जख्मी है उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाऊं, क्योंकि हमारे पास वो अवेयरनेस ही नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा जी। तो हमारा जो अब तक का रिएक्शन हमने देखा है कि जब भी हम हॉस्पिटल में किसी को लेके जाएंगे हमसे हजारों सवाल पूछे जाएंगे, पुलिस आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो उन चीजों में ना उलझते हुए हम लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। एज अ सिटीजन डेफिनेटली पीपल डू नॉट डू दिस। एक ऐसा इंसिडेंट था जब मेरे साथ एक कांस्टेबल भी था एक इंसिडेंट में, तो हम लोग रुक गए लेकिन कांस्टेबल भाग के गया एंड ही हेल्प देम आउट। तो एज अ सिटीजन आई विल श्योरली अवॉइड दीज इंसिडेंट्स, क्योंकि इस तरह की कानूनी पेचीदगियों में Correct. फंसना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर अजय पवार भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर रोहित बलूजा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर पवार मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अस्पताल में रहते हैं, अक्सर इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने भी आई होंगी, किस तरह का रोल रहता है डॉक्टर्स का और क्या करना चाहिए ऐसे में? ज्यादातर तो ऐसे देखा गया कि जैसे कोई इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल में आता है तो उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, जो लाइफ सेविंग चीजें, वो विदाउट गिविंग सम मनी और उसके कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉस्पिटल का इमरजेंसी में इस तरह की ड्रग्स रहती हैं कि पेशेंट की लाइफ बचाई जा सके। और जहां तक उसका कांटेक्ट का सवाल है, पेशेंट के पास रिलेटिव का कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, 1-2 घंटे बाद वो यूजुअली आ ही जाते हैं। तो लाइफ के बारे में कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दे आर सपोज टू डू। पेशेंट्स को क्या कभी कभी दिक्कतें होती हैं या फिर वो लोग जो उनको लेकर आए हैं? डॉक्टर बलूजा मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरी बातचीत जिसमें हम बात कर रहे थे, आलोक मित्तल ने भी अपना रिएक्शन यहाँ पर दिया था। जनरली पुलिस का सपोर्ट पॉजिटिव कभी भी नहीं रहता, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस वक्त और बताने की, हमारे जो विक्टिम्स हैं या जो फैमिलीज़ हैं उनको केस रजिस्टर कराना बहुत आवश्यक है, अस्पताल में ले जाना और वहाँ केस रजिस्टर कराना। दिल्ली में हमारे आंकड़े हैं कि दिन में 4 लोग 5 लोग मरते हैं और कम से कम 25-30 सीरियस इंजरीज होती हैं, लेकिन अगर आप केवल एक एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाइए तो वहाँ पे 125 दिन की सीरियस इंजरीज एक ही ट्रॉमा सेंटर में होती हैं, और ऐसे कई ट्रॉमा सेंटर्स हैं। वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि काफी कम है, डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत कर रहे थे। जैसे कि भारतीय हमारे जो आंकड़े हैं कि 5-5.5 लाख सीरियस इंजरीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी है जिसमें हम भी मेंबर थे, हमारा अंदाजा है कि 26 लाख लोग घायल होते हैं। और क्योंकि हमें डर होता है, दहशत होता है पुलिस का, और पुलिस भी चाहती है कि भाई केस न रजिस्टर हों, जिससे कि कम से कम उनके आंकड़े भी, उनके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो अच्छे रहें। लेकिन जब तक कि हम केस नहीं रजिस्टर कराएंगे, जब तक कि हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे रोड एक्सीडेंट्स को, ये सोल्यूशन नहीं होगा। जी चलिए, हमारे 2 संवाददाता शलभ और साहिल इस वक्त हमारे साथ हैं। शलभ के पास सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि वो मौजूद है लखनऊ में, हजरतगंज क्रॉसिंग पर मौजूद है। बहुत ही बिजी और वीआईपी एरिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा गया है हादसे होते रहते हैं। शलभ, बिल्कुल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। ये हजरतगंज है, लखनऊ का सबसे पॉश एरिया और सबसे कह सकते हैं वीवीआईपी एरिया है। विधानसभा बिल्कुल यहाँ के बगल में है, मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल करीब में है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर। और सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक पुलिस का जो कंसंट्रेशन रहता है वो इसी चौराहे पर रहता है। मुंबई में जो घटना हुई है उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। जो सीट बेल्ट जिन लोगों ने नहीं बांधी है उनको पकड़ा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने सेफ्टी के लिहाज से सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी। आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं कि एक तरफ लोगों ने गाड़ियों में जो शीशे लगा रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी तरह का शीशे पर फिल्म नहीं होनी चाहिए, वो फिल्म भी उतारी जा रही है। आपसे भाई साहब जानना चाहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फिल्म नहीं होनी चाहिए, फिर भी क्यों लगा के घूमते हैं? हमें पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया है। इस बारे में पब्लिक को इन्वायरमेंट होना चाहिए कि पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि जो व्हीकल्स के ओनर हैं। गलती हुई आपसे? नहीं, अगर ऐसा है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है तो निश्चित रूप से हमसे गलती हुई है। और मैंने देखिए ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई, और लगातार ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर भी देखिए एक सज्जन को रोक रखा है पुलिस ने, इनसे पूछ रहे हैं कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी थी। आप भाई साहब आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? आपकी सिक्योरिटी के लिए ही पुलिस कहती है। जी सर, अब लगाए आज गलती हो गई, हमने कब गलती नहीं होगी।
क्या किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोग देखते हैं? बेल्ट से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ड्राइवर लेफ्ट या राइट टर्निंग करता है तो अपना डिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें कि दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आगे बैठते हैं वो कंफर्म सीट बेल्ट लगाएं और सीट बेल्ट के बिना कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस पूरी तौर पर मुस्तैद और सबसे ज्यादा वीवीआईपी एरिया यहाँ पर पुलिस के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे सीओ हजरतगंज है दिनेश यादव साहब। ये जो मुंबई में घटना हुई है उसके बाद किस तरह के यहाँ पर ताकीद दी जा रही है, किस तरह के जो ट्रैफिक पुलिस है और पुलिस है वो क्या रोल प्ले कर रही है? हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि भाई सीट बेल्ट लगा के चलिए। अभी चूंकि माननीय मंत्री जी के साथ एक घटना हुई है तो वो एक एग्जाम्पल है इनके लिए, इनको बताने के लिए आसान हो जाता है कि साहब आप भी ऐसा ही करें, ऐसा ना करें कि जिससे आपको आपकी जीवन है वो असुरक्षित हो जाए। तो आप सीट बेल्ट लगा के चलें। जी चलो, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो यूपी पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है यूपी की वो लगातार अपनी कवायद में जुटी है और लगातार यहाँ पर चेकिंग चल रही है इस घटना के बाद जो मुंबई में हुई है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी ये मुहिम भी हम लगातार कह रहे हैं कि लोगों के लिए, आपके लिए है, किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में आप अपनों को गंवाने से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बस आपको बरतनी है। उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर है नोएडा, हम आपको वहीं लिए चलते हैं जहां पर हम कुछ देर पहले साक्षी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद थी। साहिल इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साहिल, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने नोएडा का जिक्र खासतौर पर इसलिए किया था, एनसीआर इलाके में आता है, दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, नोएडा के अंदर जैसे ही गाड़ी जाती है हेलमेट उतर जाता है और सीट बेल्ट उतर जाती है, किसी का खौफ डर कुछ नहीं रहता है लोगों को। जी बिल्कुल ठीक कहा नवजोत आपने। दिल्ली और नोएडा के बीच में ही हमें इतना डिफरेंस पता चल जाता है। जहां दिल्ली में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं ना कहीं चालान ना हो जाए तो रोड पे निकलते हुए लोग हेलमेट पहन लेते हैं, वो हेलमेट नोएडा में आते ही उतर जाते हैं। लेकिन एक और मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि अगर कोई बंदे की दुर्घटना हो जाती है और अगर वो घायल हो जाता है तो उसे क्या हेल्प पहुंचाई जा सकती है। डॉक्टर नहीं, उसके आसपास जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं रैपिड ट्रॉमा केयर, तुरंत हेल्प पहुंचाना। और इसी क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो है सेव लाइफ फाउंडेशन। उसी की टीम मेरे पीछे रेडी है। अभी उनको हम कहेंगे थोड़ी देर में कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा रितिका के पास जो सेव लाइफ टीम की ही है। और मैं इनसे रितिका जायसवाल से ये पूछूंगा कि रितिका ये बताइए कि सबसे तुरंत हेल्प पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक जो पहला घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, और उस टाइम अगर किसी भी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को मदद दी जाए तो उसके बचने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी तो रितिका, मैं बस आपकी टीम को एक अनुरोध करूंगा कि वो अपना कार्य शुरू करे। अब हम आपको दिखाएंगे और रितिका हमें एक्सप्लेन करेगी कि कैसे अगर कोई बंदा घायल हो जाए तो उसे उठाया जाए। जी रितिका, तो आप बताइए, एक्सप्लेन करिए प्रोसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसकी गर्दन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसके गर्दन को, उसके सर्वाइकल कॉलर को पकड़ के उसके गर्दन को लॉक करेंगे दोनों हाथों की मदद से, और फिर उसके बाद उसको न्यूट्रल पोजीशन मतलब वो सीधा है, उसके बाद उसको नीचे। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रेचर इंसान स्ट्रेचर के ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रेचर उसके नीचे आएगी। तो इस तरीके से गर्दन का केयर करते हुए, और ये लूज पेपर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ये न्यूनतम मदद किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। ये जो गर्दन है, गर्दन की देखभाल बहुत जरूरी है। तो गर्दन को हम कैसे मुड़ने से या कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो स्टेबलाइज करने का एक तरीका है ये नेक कॉलर, जो कि न्यूज़पेपर से बनाया जा सकता है। जी तो ये बताइए रितिका, ये नेक इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, इसको इतना डेलिकेट क्यों माना जा रहा है? देखिए, नेक की इंजरी जो होती है वो जनरली लोगों को दिखती नहीं है। वो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा खून आ रहा है वहां पे ज्यादा चोट लगी है, लेकिन नेक जो सबसे डेलिकेट पार्ट है बॉडी का, वहां पे लोगों को कुछ नहीं दिखता। अब ये जब नेक इंसान कहीं पे भी जब एम्बुलेंस या कोई भी मदद करता है तो नेक को भूल के जहाँ पे ध्यान देता है वो है ब्लड जहाँ पे आ रही है। तो इसलिए तो नवजोत, हमने सीखा कि कैसे आप एक
घायल व्यक्ति को उठाया जाए। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अभी हमने सुना लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन हिचकिचाहट एक तो होती है कि पुलिस का डर, और दूसरा हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो सेव लाइफ फाउंडेशन उस एरिया में काम कर रहा है। बिल्कुल, और सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, किस तरीके से मरीज को ले जाया जाना चाहिए अस्पताल, ये सेव लाइफ फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हमें बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारी ये खास मुहिम ए भाई जरा देख के चलो इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी, जो है खास आपके लिए। ए भाई जरा देख के चलो, सड़क सुरक्षा को लेकर हमारी ये खास मुहिम जारी है। IBN 7 की खास मुहिम है और CNBC आवाज के दर्शकों का भी स्वागत है। गोल्डन आवर की बात हम यहां पर कर रहे थे, यानी कि दुर्घटना के बाद का वो 1 घंटा किसी भी इंसान की जान के लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है, और इस घंटे में अगर उसको सही मदद मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। चलते मेरे सहयोगी हिमानी के पास, जो बता रही कि किस तरह से हम दुर्घटना में मरने वालों की तादाद में कमी ला सकते हैं। और आइए अपने इस पड़ाव में हम बात करते हैं गोल्डन आवर्स की। गोल्डन आवर यानी कि वो शुरुआती घंटा एक्सीडेंट के बाद से जिसमें आप उस शख्स की जान बचा सकते हैं जो उस वक्त एक्सीडेंट जिसका हुआ है। गोल्डन आवर की हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआती 1 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोशिश ये होनी चाहिए कि 50% लोग ऐसे जो गोल्डन आवर जो शुरुआती पीरियड होता है उसमें बचाए जा सकते हैं। कोशिश ये हो कि दुर्घटना के जब कुछ ऐसी हुई है और आपने देख लिया है तो देखते ही मदद के लिए आप आगे आए, आप इग्नोरेंट बिल्कुल ना हो। पुलिस केस के डर से जख्मी को यूं ही वहां पर ना छोड़ दे। पहले घंटे में जख्मी को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके ताकि उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। कोशिश ये करे कि जो भी घायल है उसमें उस दौरान एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसका खून कम से कम बहे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो कुछ बेसिक चीजें होती है कि गाड़ी में आप फर्स्ट एड किट रख सकते हैं, कुछ बेसिक दवाई जो हैं वो आप अपने साथ रख सकते हैं। सांस बंद होने पर जख्मी को मुंह से सांस आप दे सकते हैं ताकि ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें जिससे जो भी जख्मी है उसकी जान को बचाया जा सके। एम्बुलेंस और पुलिस को तुरंत फोन किया जा सके ताकि तुरंत उसको वो सुविधा, वो व्यवस्था मिल सके। बहुत शुक्रिया हिमानी मेरे सहयोगी बता रही थी किस तरीके से फर्स्ट एड सबसे पहले दी जा सकती है। डॉक्टर पवार, सबसे पहला काम जो करना चाहिए, हालांकि वॉलंटियर्स ने बताया, और गर्दन का एरिया क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। मैं एक क्वेश्चन बस आपसे जानना चाहूंगी, पहला स्टेप क्या होता है? अगर आप गाड़ी में मौजूद हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहला स्टेप तो पहले आप अपने आप को देखिए आपको कोई चोट तो नहीं है। दूसरा स्टेप 100 नंबर पे फोन कीजिएगा। तीसरा स्टेप जो सबसे ज्यादा बीमार आदमी लग रहा है, जो सबसे ज्यादा चुप है, उसको आप देखिएगा पहले, क्योंकि प्रोबेबली उसको सबसे ज्यादा चोट है। और जो एक्सीडेंट में जो घातक हो सकती है वो हेड इंजरी। कई बार मेंटल शॉक में भी लोग चले जाते हैं। हाँ, लेकिन हेड इंजरी में आप उसको देख लीजिए। मेंटल शॉक में तो थोड़ी देर में निकल आएगा, उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, नेक देखिए, नेक का मूवमेंट ज्यादा ना हो, क्योंकि नेक इंजरी, सर्वाइकल इंजरी पेशेंट को ज्यादा इंजर्ड कर सकती है। तीसरा, कोई वाइटल उसमें उसका पल्स आप देख सकते हैं कि पल्स चल रहा है या नहीं। चौथा चीज जो है, आप उसको धीरे धीरे आप अपने आप को निकालिए, फिर इंजर्ड को उस साइड से धीरे धीरे निकालिए, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो। जी डॉक्टर बलूजा, आपने एक बात का जिक्र किया था कि 100 नंबर हर जगह पर मौजूद नहीं होते, लेकिन ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट एड की जिसको ट्रेनिंग न हो, जो न समझ पाए तो न दें ट्रेनिंग। कोशिश यही होगी ये एक्सीडेंट, इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट और ना हो जाए, तो हल्का सा कहीं पे उसको कोई वार्निंग साइन हो कि ये एक्सीडेंट से दोबारा कोई दूसरा एक्सीडेंट ना हो। पुलिस को फ़ोन करना, रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानते हो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग तो ही दें, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है। ऐसे लोग जाके कोशिश करते हैं देने की ट्रेनिंग, उठा लेते हैं, गाड़ियों में ले आते हैं और वो काफ़ी इंजर कर देते हैं। तो मतलब सबसे पहले सीधा अस्पताल ले जाना है? अस्पताल। लेकिन जब सड़क पे एक एक्सीडेंट होता है तो बहुत बारी हमने देखा है कि इस एक्सीडेंट की वजह से एक दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी खड़ी रहती है, दूसरी एक्सीडेंट या फिर लोग देखते देखते उसी एक्सीडेंट को आगे जा रहे होते हैं और फिर अगला एक्सीडेंट। तो वहां पे किसी तरीके की वार्निंग साइंस, हमारे कोई वार्निंग ट्रायंगल, कोई सफेद कपड़ा, कोई वहां पे खड़े होके कि भाई उसके ऊपर कोई एक्सीडेंट दोबारा ना हो, ये बहुत जरूरी है। जी हम तो गोल्डन आवर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक जो मेरे माइंड में सबसे पहले बात आती है कि ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो गोल्डन आवर में करना क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट एड दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड।
तो ये एक बहुत बेसिक चीज जो हमें शुरू करनी चाहिए, अवेयरनेस अबाउट द फर्स्ट एड। द फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ क्या करना चाहिए, ये एक एजुकेशन जो है या स्कूल्स में कॉलेजेस में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें लोगों को बताया जाए कि फर्स्ट एड क्या है, और एक्सीडेंट के केस में स्पेशली जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे नेक को पहले सीधा रखना चाहिए, तो वो एक जरूरी चीज है और वो लोगों तक पहुंचाई जाए। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज या ऑन रोड एक्टिविटीज करके वो हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जी, तो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करें और खासतौर पर ट्रॉमा सेंटर किस तरीके से लेकर जाना चाहिए पेशेंट को जल्दी से जल्दी। और एक और खास बात डॉक्टर बलूजा ने बहुत सही कही है कि अगर आपको फर्स्ट एड नहीं आती तो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव मत लीजिए, कोशिश ये कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप पेशेंट को सबसे पहले नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। तो IBN 7 की खास मुहिम ए भाई जरा देख के चलो जो है रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई और है खास आपके लिए। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।